आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। महान शासकों की एक पहचान ये है कि वो किस्मत के खिलाफ संघर्ष करके महान बने हैं, और इसकी झलक चंगेज़ खान की कहानी में नजर आती है। उनका जन्म ऐसे दौर में हुआ था जब जाति के नाम पर या आदिवासियों के साथ अत्याचार किए जाते थे, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए चंगेज़ खान के पास ताकत नहीं थी। उस समय हर जगह मर्डर, किडनैपिंग और गुलामी का बोलबाला था। अनगिनत मुसीबतों के बावजूद चंगेज़ खान ने हिम्मत नहीं हारी। दुनियादारी से बेखबर और बिना किसी पहचान से आगे बढ़कर अपना खुद का एम्पायर बनाना मामूली बात नहीं है। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि चंगेज़ खान के लड़ने का तरीका बड़ा ही अनोखा, या कह लीजिए कि रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कवच पहनकर तलवारों से लड़ने वाले योद्धाओं के दिनों को और शहरों को दीवारों से घेर कर रखने के दिनों को ख़त्म कर दिया था। इसी की बदौलत सिर्फ 25 वर्ष में जितनी टेरिटरी पर रोमन्स ने 4 सेंचुरी में कब्जा किया था, उससे भी ज़्यादा टेरिटरी पर मंगोल्स ने अपने अधिकार में कर लिया था। ये समरी आपको चंगेज़ खान के बचपन और सत्ता तक पहुंचने के बारे में बताएगी। उनकी कहानी हमें हिम्मत, ईमानदारी और पेशेंस जैसे कीमती सबक सिखाती है। आप ये भी जानेंगे कि मंगोल राज्य एशिया में कैसे फैला। चंगेज़ खान ने अपने राज्य को चाइना से मिडिल ईस्ट तक बढ़ाने के लिए यूनिक तरीकों का इस्तेमाल किया था। इस समरी में बताया गया है कि कैसे मंगोल एम्पायर ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। इसके असर को आज भी महसूस किया जा सकता है। चंगेज़ खान की कहानी सिर्फ हिस्ट्री का एक और चैप्टर नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। ये एक इंसान की पूरी दुनिया के खिलाफ जंग के बारे में है। चंगेज़ खान की विरासत हमें उस ताकत के बारे में बताती है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बसी हुई है। द रेन ऑफ टेरर ऑन द स्टेपीज में चंगेज़ खान अपनी आर्मी के साथ बुखारा शहर के बीचों बीच पहुंचे। ये शहर ना तो उस देश का कैपिटल था और ना ही कॉमर्स का सेंटर था। हालांकि चंगेज़ खान को बुखारा पे कब्जा करने में फ़ायदा नज़र आ रहा था, जो आज उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। ये मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह थी, जिसे इस्लाम के गहने और शान की तरह जाना जाता था। बुखारा पे चंगेज़ खान का हमला उनके मिलिट्री जीनियस होने को दिखाता है। उनकी आर्मी की एक टुकड़ी ने शहर की दीवारों पर सामने से हमला किया था, वहीं एक टुकड़ी ने दुश्मनों पर पीछे से हमला करने के लिए 2000 मीलों की दूरी तय की थी। बुखारा के रक्षकों ने कभी रेगिस्तान की तरफ से हमला होने की उम्मीद नहीं की थी। मंगोल आर्मी ऐसे चाल सिर्फ इसलिए चल पाती थी क्योंकि वो हल्के सामान लेकर सफ़र करते थे। औरों की सेनाएं चलते वक्त घेराबंदी वाले भारी हथियारों को साथ लेकर चलती थीं, लेकिन चंगेज़ खान के पास अपनी आर्मी में इंजीनियरों का एक डिवीज़न था जो किसी शहर में पहुंचने के बाद गुलेल, गोलियां आदि जैसे हथियार बनाते थे। बुखारा आसानी से उनके कब्जे में आ गया था, लेकिन इस घेराबंदी से एक और मकसद पूरा हुआ था। चंगेज़ खान की ताकत देखने के बाद पास के समरकंद शहर ने भी उनके सामने अपने हथियार डाल दिए थे। 1220 में उस दिन के बाद से चंगेज़ खान के ख़ानदान ने 700 सालों तक बुखारा पर राज किया। बुखारा को 1920 में सोवियत यूनियन ने अपने कब्जे में ले लिया था। बुखारा चंगेज़ खान की कई सदियों तक चलने वाली विरासत का सिर्फ एक वाक़या है, लेकिन एक महान योद्धा, एक लेजेंड कैसे बना? इसकी कहानी एक छोटे से कबीले से शुरू होती है जिसका नाम बोरिजिन था। वो ताइचिउड नाम के एक बड़े ग्रुप के नौकर हुआ करते थे। बोरिजिन उन आदिवासियों में से हैं जो यूरेशियन के स्टेपी इलाके में रहते थे। ये आदिवासी आगे चलकर मंगोल बन गए थे, लेकिन उस समय उन्हें छोटी जाति का माना जाता था। मंगोल वेस्ट में तुर्कों और ईस्ट में टार्टर के बीच में रहते थे। कभी-कभी उन्हें ब्लैक टार्टर या ब्लू टर्क भी कहा जाता था। येसुगे एक बोरिजिन शिकारी थे जो जवान हो गए थे। उस समय में उनके पास अपने लिए एक पत्नी ढूंढने के 2 तरीके थे। ट्रेडिशनल तरीका था कि वो किसी लड़की से शादी करने के लिए उसके माँ बाप की कुछ सालों तक सेवा करे। दूसरा तरीका था कि वो एक दुल्हन को किडनैप कर ले। एक रात येसुगे ने एक टीनेज लड़की को किडनैप कर लिया जिसका नाम होएलुन था। वो ओलखुनोड कबीले से थी, जिन्हें उनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था।
1262 में होयलुन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। भले ही बाद में उन्हें चंगेज़ खान के नाम से जाना जाता था, लेकिन शुरुआत में उनके पिता ने अपने बच्चे का नाम टेमुजिन रखा था। ये नाम तैमूल से आया है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। इनमें निडर होकर दौड़ना, इंस्पायर होना या क्रिएटिव थॉट रखना शामिल है। होयलुन येसुगे की पहली पत्नी नहीं थी। उनका पहले से सोचिगेल नाम की औरत से एक बेटा था जिसका नाम बेग्टर था। येसुगे को डर था कि जब उनके दोनों बेटे टेमुजिन और बेग्टर बड़े हो जाएंगे तो सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। इसलिए येसुगे ने टेमुजिन के लिए तब से ही लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 8 साल के थे। टेमुजिन को एक घर में रहने के लिए छोड़ दिया गया था। उस घर की बेटी का नाम था बोर्ते। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। टेमुजिन उस घर में काम करते थे और उनके ससुराल वाले उन्हें ऑब्जर्व करते थे। धीरे धीरे टेमुजिन और बोर्ते के बीच इतना लगाव हो गया था कि उनकी शादी आराम से की जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन घर लौटते वक्त येसुगे को टार्टर के लोगों ने मार डाला। संदेश लाने वाला एक दूत टेमुजिन को उनके पिता के पास घर वापस ले आया। येसुगे के मरने के बाद उन आदिवासियों ने टेमुजिन के परिवार को अकेला छोड़ दिया। वो मुफ्त में किसी औरत और उसके बच्चों का पालन पोषण नहीं करना चाहते थे। येसुगे अपने पीछे 2 विधवा और 7 बच्चों को छोड़कर गए थे। अगर उनके पास सपोर्ट करने के लिए कोई शिकारी ना होता तो वो सभी अगली ठंड आने तक मर जाते। लेकिन जैसे तैसे ये परिवार बच गया। ये लोग फल और जड़ों को इकट्ठा करने के साथ चूहों का शिकार करने लगे थे। इन जिम्मेदारियों की वजह से टेमुजिन के पास मज़े करने और गेम्स खेलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता था। उनके बचपन के सिर्फ एक ही दोस्त के बारे में सब जानते हैं, जो जमुका नाम का एक बड़ा लड़का था। मंगोलों के बीच एक परंपरा थी जिसमें वो भाईचारे जैसा रिश्ता बना लेते हैं और उसे अंडाज कहा जाता है। अंडा के साथ आपका जो कनेक्शन होता है वो आपके भाई के साथ संबंध से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडाज को आप खुद चुन सकते हैं लेकिन अपने भाई को नहीं चुन सकते। टेमुजिन और जमुका ने एक बार एक रस्म की थी जिसमें उन्होंने एक दूसरे का खून पिया था। उस पल के बाद से वो अंडाज बन गए थे। एक तरफ ये दोस्ती बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ टेमुजिन का अपने सौतेले भाई बेग्टर के साथ रिश्ता और भी खराब होता जा रहा था। क्योंकि बेग्टर परिवार के लड़कों में सबसे बड़ा था, इसलिए उसने टेमुजिन पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे टेमुजिन अपने छोटे भाई खासर के साथ मिल गया। उन्होंने एक शाम बेग्टर पर तीर चलाकर उसे मार दिया। बेग्टर का मर्डर करने के बाद टेमुजिन को बहुत बुरे नतीजों का सामना करना पड़ा। भले ही उन्हें कबीले से निकाल दिया गया था, लेकिन आदिवासियों के कानून अभी भी उन पर लागू होते थे। ताइचूड नाम के एक पावरफुल स्टेपी कबीले ने टेमुजिन को पकड़ लिया और उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया। उन्हें एक लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया था, जिस वजह से उनका हिलना डुलना भी मुश्किल था। कई सालों तक दर्द झेलने के बाद टेमुजिन जैसे तैसे ताइचूड की कैद से भाग निकले। अब 16 साल की उम्र में उन्होंने बोर्ते को ढूंढना शुरू किया, जिस दुल्हन को वो 7 साल पहले छोड़कर आए थे। टेमुजिन को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बोर्ते अभी भी उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और वे टेमुजिन के परिवार के पास लौट गए। मंगोल परंपराओं के हिसाब से दुल्हन दूल्हे को एक कीमती कपड़ा देती है। बोर्ते ने टेमुजिन को एक कोट दिया था जो कि कीमती ब्लैक सेबल फर का बना हुआ था। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि इस तोहफे को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। टेमुजिन ने वो कोट ओंग खान को दे दिया, जो खेरेद नाम के पावरफुल कबीले के लीडर थे। टेमुजिन को अभी भी ताइचूड से डर था, लेकिन ओंग खान उन्हें बचा सकता था। उस खेरेद लीडर ने टेमुजिन के तोहफे को कबूल कर अपने कबीले में शामिल कर लिया। लेकिन टेमुजिन बस कुछ समय के लिए ही सुरक्षित थे। ओलखुनूड कबीला येसुगे द्वारा होयलुन को किडनैप करने का बदला लेने के लिए वापस आ गया। टेमुजिन की मां को किडनैप करने के बजाय वो उनकी पत्नी को उठाकर ले गए। टेमुजिन को स्टेपी कबीलों के बीच लगातार होने वाली ये लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं की, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए लड़ना ही पड़ा। टेमुजिन ने ओंग खान से मदद मांगी, वो मान गए और टेमुजिन को अपने यंग जनरल्स में से एक से मिलवाया। ये और कोई नहीं बल्कि टेमुजिन के बचपन का खून का भाई था, जमुका। उन तीनों आदमियों ने अलग अलग टुकड़ियों को लीड किया और तुरंत बोर्ते को बचाकर ले आए। ये उन अनेकों हमलों में से पहला हमला था जिसे टेमुजिन ने लीड किया था। वॉर ऑफ द खान्स।
कबीले के लीडर होने के नाते टेमुजिन स्टेपी में होने वाली लड़ाई का हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने सारे मंगोल कबीलों को एक साथ मिलाने की कोशिश की थी। टेमुजिन ने ओंग खान को एक खत भेजा जिसमें उन्होंने इस मिशन के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। ओंग खान ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी। जब तक वो सभी उनके लिए ईमानदार थे, तब तक उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि मंगोल्स एक साथ मिलजुल कर रहते थे या नहीं। जमुका को टेमुजिन के इस नए टारगेट से खतरा महसूस होने लगा। उसने तय किया कि वो टेमुजिन को सबक सिखाएगा और उसे नीचा दिखाएगा। जमुका ने टेमुजिन के फॉलोअर्स में से कुछ लोगों पर हमला कर दिया। फिर वो उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करता था। एक केस में उसने 70 यंग आदमियों को कैद कर उन्हें जिंदा उबाल दिया था। इन घटनाओं से टेमुजिन की मदद ही हो रही थी। लोगों को जमुका के बेवजह की क्रूरता से डर लगने लगा था। वो टेमुजिन को ज्यादा ईमानदार लीडर की तरह देखने लगे थे। टेमुजिन में 1197 में 35 की उम्र में मंगोलों को एकजुट करने की मुहिम की शुरुआत की थी। कई सालों तक ओंग खान के लिए काम करके उन्होंने अपने योद्धा होने के स्किल्स को डेवलप कर लिया था। उनका पहला हमला जोकिन के खिलाफ था। ये वो कबीला था जिन्होंने कुछ समय पहले उनकी बेइज्जती की थी। जोकिन को उन्होंने आसानी से हरा दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हुआ। आमतौर पर मंगोल्स किसी कबीले पर हमला करते थे, उनके सामानों को लूट लेते थे और फिर वहां से चले जाते थे। लेकिन उस हमले में बचे हुए लोग या तो एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे या उनके दुश्मन कबीलों में शामिल हो जाते थे। फिर वो उन पर हमला करने के लिए लौटते थे और इस तरह युद्ध का ये सिलसिला चलता रहता था। इस बात को समझकर टेमुजिन ने जनता के सामने एक मुकदमा चलाया और जर्किन लीडर्स को सबके सामने मार दिया। फिर उन्होंने जर्किन कबीले के सभी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया और जो लोग जिंदा बच गए थे उन्हें मंगोल लोगों के घरों में काम करने के लिए भेज दिया गया। 1201 में ताइचियत को जीतने के बाद भी टेमुजिन की जीत का सिलसिला कायम रहा। ये वही कबीला था जिसने कई साल पहले उन्हें कैद किया था। हालांकि टेमुजिन ने उनका अपने साम्राज्य में स्वागत किया था। 1202 में उन्होंने ताटरों को हरा दिया। ये वो ईस्टर्न कबीला था जो हमेशा से मंगोल से ज्यादा ताकतवर रहा था। टाटरों पर हमला करने के बाद टेमुजिन ने उनके लिए नए नियम बना दिए थे। वो लूटे हुए सामानों को इकट्ठा करते थे और फिर ईमानदारी से उसे लोगों के बीच बांट देते थे। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा और उनके बच्चों को उन सैनिकों के हिस्से की चीजें मिल जाती थी। इस वजह से गरीब क्लास के लोग टेमुजिन को और भी ज्यादा पसंद करने लगे थे। उनके योद्धा और भी ज्यादा वफादार हो गए थे क्योंकि उनके परिवार का ख्याल रखा जाता था। हालांकि टाटर जैसे फॉरेन कबीलों को मंगोल एम्पायर में इतनी आसानी से नहीं मिलाया जा सकता था। टेमुजिन ने टाटर कबीले के बच्चों को गोद लिया और 2 टाटर औरतों को अपनी दुल्हन बनाया। इसने दूसरे मंगोलों के सामने एक उदाहरण पेश किया कि उन्हें भी टाटर्स को अपने परिवार की तरह स्वीकार करना चाहिए। स्टेपी कबीले आमतौर पर बड़े टेंट में रहते थे जिन्हें गर कहा जाता था। टेमुजिन ने अपने फॉलोअर्स का नाम रखने के लिए इस कॉमन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। उन्होंने उनका नाम द पीपल ऑफ द फेल्ट वॉल्स रख दिया। इससे उन्हें कबीलों के बीच में अंतर को खत्म करने में मदद मिली। टेमुजिन की कामयाबी देखकर ओंग खान ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश से टेमुजिन को खैरेत कबीले पर हमला करने का बहाना मिल गया। इसमें मिलिट्री की हार नहीं थी। ओंग खान के कई सैनिकों को पहले से ही टेमुजिन की पॉलिसी के बारे में पता था, इसलिए वो उनकी तरफ आ गए। ओंग खान के पास अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं बचा था। आखिरी मंगोलियन कबीला जिसे हराया गया था उसका नाम नायमन था। टेमुजिन ने मिलिट्री की स्ट्रैटेजी को शानदार तरीके से दिखाते हुए उन्हें हराया था। पहला उन्होंने अपने आदमियों को मूविंग बुश यानी चलती झाड़ी का फॉर्मेशन करने को कहा। इसमें 10-10 आदमियों के छोटे ग्रुप शाम होने से पहले तेजी से आगे जाते थे और फिर नायमान पर हमला करते थे। फिर वो तुरंत पीछे हट जाते थे। इससे दुश्मनों को चोट लग जाती थी और वो थक जाते थे। जैसे ही सूरज उगता था, तब टेमुजिन लेक यानी झील जैसा फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते थे। उनके तीरंदाज एक लंबी लाइन बनाते थे और फिर दुश्मनों पर तीर छोड़ते थे। एक सेट तीर छोड़ने के बाद नया ग्रुप आगे आता था और फिर वो शूट करता था।
तीरों की लहर नायमान कबीले से ऐसे टकराती थी जैसे लेक के किनारों से लहरें टकराती हैं। नायमान तीरों से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए दूर दूर खड़े हो जाते थे। जवाब में टेमुजिन अपनी आर्मी को चिजल यानी छेनी जैसा फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर देते थे। वो एक गहरा पतला कॉलम बना लेते थे और फिर नायमान के पतले लाइन पर हमला करते थे। इस स्ट्रैटेजी के साथ टेमुजिन ने बहुत जल्दी नायमान को हरा दिया था। उन्होंने उन सभी मंगोल कबीलों को मिटा दिया था जो उनके खिलाफ थे। जम्मू का कुछ आदमियों के साथ नॉर्दर्न जंगलों में भाग गया था, लेकिन अब उसके पास टेमुजिन को चैलेंज करने के लिए मिलिट्री की ताकत नहीं थी। 1205 में जमुका के फॉलोअर्स के एक ग्रुप ने उसे पकड़ा और टेमुजिन के पास लेकर आए। उन्हें मंगोल एम्पायर को ज्वाइन करने की उम्मीद थी, लेकिन टेमुजिन को गद्दारों से नफरत थी और उन्होंने तुरंत ही उन आदमियों को मार दिया। टेमुजिन के सत्ता में आने के पीछे अपने से ऊपर के सभी लोगों की हत्या करना शामिल था। पहले उन्होंने अपने भाई बेगटर को मारा, फिर जिस कबीले ने उनकी पत्नी को किडनैप किया था और उनके पिता को मारा था, उन्होंने उस कबीले को बर्बाद कर दिया। टेमुजिन ने ताई चियोड और जर्किन जैसे ऊंचे रैंक वाले सारे मंगोल कबीलों को खत्म कर दिया। आखिरकार उन्होंने जमुका को मार दिया, जो उनका पहला दुश्मन और सगा भाई था। मंगोल में सारे दुश्मनों के खत्म होने के बाद टेमुजिन अब लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोगों के ऊपर राज कर रहे थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम ये के मंगोल यूलूज रखा या महान मंगोल देश रखा। उन्होंने पुराने सारे रॉयल टाइटल को खत्म कर दिया था, इसलिए टेमुजिन ने अपने लिए एक नया टाइटल बना लिया। उन्होंने अपना नाम चिंगिस खान रख लिया। ये टाइटल बाद में इवॉल्व होकर पूरी दुनिया में चंगेज खान की तरह जाना जाने लगा। इतने बड़े साम्राज्य में शांति बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए चंगेज खान का पहला कदम था सभी मंगोलों के लिए एक कॉमन लॉ बनाना। इन्हें द ग्रेट लॉ के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये रूल्स भगवान के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से नहीं थे। उन्होंने पहले के ट्रेडिशन से कुछ कॉन्सेप्ट लिए थे। जिन चीज़ों से शांति और एकता को खतरा होता था, उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। एग्जाम्पल के लिए, जब आदमी औरत को किडनैप करते थे तो कबीले एक दूसरे से लड़ते थे, तो चंगेज खान के पहले लॉ ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई भी मंगोल्स को स्लेव नहीं बना सकता है। जानवरों को चुराना लोगों की एक आम आदत थी और अक्सर इस वजह से कबीलों के बीच में युद्ध हो जाता था। इसलिए चंगेज खान ने जानवरों को चुराने पर मौत की सज़ा का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुम हुए जानवरों को वापस लाने के लिए एक लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम यानी खोया पाया विभाग भी बना दिया। घर में पाले जाने वाले जानवरों के अलावा कबीलों के बीच जंगली जानवरों का शिकार करने के अधिकार को लेकर लड़ाई होती थी। द ग्रेट लॉ में शिकार करने के लिए एक नए मौसम के बारे में बताया गया था। मार्च से अक्टूबर के बीच के ब्रीडिंग महीनों के दौरान कबीलों को शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ठंड के महीनों के दौरान उनके पास कई जानवर मौजूद रहते थे। द ग्रेट लॉ के सबसे एडवांस फीचर्स में से एक ये था कि वो किस किस पर लागू होता था। चंगेज खान ने ऐलान कर दिया कि कोई भी उससे आज़ाद नहीं है। यहाँ तक कि खान खुद अगर किसी भी कानून को तोड़ते तो उसके लिए उन्हें सजा दी जा सकती थी। ये बाकी के सभी साम्राज्यों से अलग था। दूसरे शासक का कहना था कि उन्हें भगवान से अधिकार मिला है। इसका सीधा मतलब ये था कि वो खुद को लॉ से भी ऊपर मानते थे और जो चाहे वो कर सकते थे। द मंगोल वर्ल्ड वॉर। जर्ज्ड एक कबीला था जो चाइना के झोंगडू इलाके में रहता था। पहले उन्होंने खरेयड पर राज किया था। 1210 में जर्ज्ड के गोल्डन खान की मौत हो गई और उनके युवा बेटे गद्दी पर बैठ गए। नए गोल्डन खान ने मंगोल्स के पास एक दूत भेजा। उन्होंने उनकी साइन की मांग की थी कि वो अभी भी जर्ज्ड की सेवा करते हैं। हालांकि चंगेज खान को इस ऑर्डर से बेइज्जती महसूस हुई। वो मंगोल्स को जर्ज्ड का गुलाम बनने नहीं देना चाहते थे। जर्ज्ड चाइना और वेस्ट के बीच होने वाले ट्रेड को कंट्रोल करते थे। चंगेज खान उनके ट्रेड के डोमिनेंस को छीनना चाहते थे। गुलाम बनने के इस ऑर्डर से उन्हें हमला करने का बहाना मिल गया। मंगोल्स और जर्ज्ड के बीच 3 राज्यों की दूरी थी, जो थे उइगुर, तांगुट और ब्लैक खितान। उइगुर ने कई साल पहले चंगेज खान के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया था, वहीं चंगेज खान ने 1209 में हाल ही में तांगुट को जीत लिया था। तांगुट पर किया हुआ हमला चंगेज खान के सैनिकों के लिए एक कीमती सबक साबित हुआ था।
उन्होंने पहली बार किसी ऐसे शहर के खिलाफ लड़ाई की थी जिसकी चारों तरफ दीवार और बचाव करने के दूसरे तरीके थे। चंगेज़ खान के पास घेराबंदी युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्हें हमला करने के नए तरीकों की खोज करनी पड़ी थी। चंगेज़ खान की आर्मी ने सिंपल सबक सीखे, जैसे कि शहर में खाने की सप्लाई को बंद कर देना। इसके अलावा उन्होंने दुश्मन शहरों में बाढ़ लाने के लिए येलो नदी का रास्ता बदलने जैसे नए तरीकों को आजमाया। चंगेज़ खान की पहली कोशिश फेल हो गई और उनके अपने खुद के कैंप में पानी भर गया, लेकिन मंगोल्स धीरे धीरे इसमें बेहतर हो गए। मंगोल्स ने तांगुट के युद्ध के दौरान पहली बार गुलेल जैसे घेराबंदी वाले हथियारों को देखा था। चंगेज़ खान इस टेक्नोलॉजी से बहुत इम्प्रेस थे और उन्होंने अपनी आर्मी को ज्वाइन करने वाले इंजीनियर्स को खुशी खुशी इनाम दिए। उस पॉइंट के बाद से मंगोल्स हमेशा हमला करते वक्त अपने साथ इंजीनियर्स का एक डिवीजन लेकर जाया करते थे। इस एक्सपीरियंस के साथ तैयार होकर मंगोल्स ने 1211 में जर्ज्ड से युद्ध करने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार किया। चंगेज़ खान उस समय इसे छोटा सा युद्ध समझ रहे थे, लेकिन ये मंगोल आर्मी की आधी दुनिया पर कब्जा करने की शुरुआत थी। उस समय के चाइनीज हिस्टोरियंस मंगोल मिलिट्री को देखकर हैरान थे। उनके सैनिक बहुत ज्यादा सप्लाई लेकर नहीं चलते थे, इसके बजाय वो अपने साथ एक्स्ट्रा जानवर लेकर आते थे, जैसे कि घोड़े। मंगोल्स ट्रैवल करते वक्त खाने के लिए इन जानवरों से दूध निकालते थे या उन्हें मार देते थे। शहरों में शिकार करके और उन्हें लूट कर वो खाना इकट्ठा करते थे। उस समय की स्टैंडर्ड आर्मी लंबे कॉलम का फॉर्मेशन करके चलती थी, लेकिन मंगोल्स दूर दूर रह के चलते थे और फैलकर, ताकि उनके जानवरों के पास घास चरने के लिए जगह रहे। इसके अलावा वो लगातार चलते रहते थे और कभी कभार ही ज्यादा दिनों के लिए कैंप लगाते थे। मंगोल्स जर्ज्ड के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और मजबूत थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगोल योद्धाओं की डाइट मीट और दूध होती थी। ये ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट मंगोल्स को मजबूत बनाती थी और उनमें बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाता था। वहीं जर्ज्ड अनाजों से बना डाइट लेते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो मंगोल्स के मुकाबले बहुत कमजोर थे। चंगेज़ खान को एहसास हुआ कि जर्ज्ड के शहरों को बर्बाद करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने अपने दुश्मनों पर साइकोलॉजिकल वॉर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो आसपास के गांवों पर हमला करते और वहां उथल-पुथल मचा देते। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि शहर के जनरल अपने हथियार डालने के लिए तैयार हो जाएं। मंगोल्स युद्ध के मैदान में सम्मान को अहम नहीं देते थे। उनके लिए जीत का मतलब था अच्छा और हार का मतलब था बुरा। आर्मी जनता को रुकावट की तरह समझती थी। वो जिस गांव में जीत जाते थे वहां के नागरिकों का रेप करते थे और उन्हें मार देते थे। हालांकि मंगोल्स इन किसानों को एक रिसोर्स की तरह देखते थे। चंगेज़ खान की आर्मी गांव में आग लगा देती थी, जिस वजह से दहशत फैल जाती थी। लोग दौड़कर सड़कों पर आने लगते थे, जिस वजह से रोड और सप्लाई का रास्ता बंद हो जाता था। किसान रहने की जगह की तलाश में शहरों में जाते थे, फिर शहर में खाने की कमी होने लगती थी और वहां का सिस्टम भी खराब हो जाता था। अक्सर मंगोल आर्मी अपने फॉर्मेशन के सामने किसानों को खड़ा कर देती थी। आम जनता को इंसानी कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर खाई को भरने के लिए कैद किए गए किसानों को उसमें ढकेल दिया जाता था। मंगोल उनकी बॉडी को पुल की तरह इस्तेमाल करते थे। मंगोल के लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए चंगेज़ खान की आर्मी कुछ भी कर सकती थी। दुश्मनों के यहाँ के नागरिक उनके लिए जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। इन चालों की वजह से आगे बढ़ते हुए चंगेज़ खान आखिरकार 1214 में झोंगडू पहुंचे। इस पॉइंट पर गोल्डन खान युद्ध से थक गया था और उसने चंगेज़ खान के आगे हार मान ली और मंगोल्स को कई टन सोना, चांदी और सिल्क पेश किए। मंगोलिया वापस जाते रास्ते में चंगेज़ खान ने विनाश का आखिरी दांव पेचा। जिस खेत से वो गुजर रहे थे, उनकी आर्मी उस खेत को पूरी तरह फ्लैट कर देती। खाई, दीवार और फसलें मंगोल के हमले को बहुत स्लो कर देती थी। ऐसा करके वो उन जगहों को वापस फ्लैट घास का मैदान बना रहे थे। ऐसा करने से फ्यूचर में होने वाले युद्ध के लिए मंगोल्स के पास साफ रास्ता मौजूद रहता। इसके अलावा घास वाली जगहें गाय, भैंसा, बकरी, हिरन और दूसरे जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मंगोल्स हमले के दौरान खाने के लिए इन जानवरों का शिकार कर सकते थे। चंगेज़ खान इतने पैसे लेकर वापस आए थे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मंगोल्स ने कभी इतना सफल हमला नहीं देखा था। सभी घरों में थोड़े थोड़े सिल्क, जहरे और परफ्यूम बांटे गए थे। अब योद्धाओं के पास ब्रॉन्ज और लोहे के हथियार थे। जर्ज्ड को हराने के बाद चंगेज़ खान ने पूरी तरह सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था। चाइना और मिडल ईस्ट के बीच से सफ़र करने वाले हर सामान को मंगोल की ज़मीन से होकर गुजरना पड़ता था। उनका अगला कदम ये था कि वो दुनिया के ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करने वाले मुस्लिम साम्राज्यों के साथ ट्रीटी यानी संधि के बारे में बात करें। सुल्तान वर्सेस खान। चंगेज़ खान ने मोहम्मद II से बात की,
जो 1217 में खारवाज़्म के सुल्तान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें खारवाज़्म, जो आज का सेंट्रल एशिया है, उसे हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चंगेज़ खान बस मंगोल साम्राज्य की संपत्ति बढ़ाना चाहते थे। सुल्तान ने खान की रिक्वेस्ट का पॉजिटिव जवाब दिया। चंगेज़ खान ने इस एहसान का बदला चुकाने के लिए 450 व्यापारियों के एक ग्रुप को खारवाज़्म भेज दिया। लेकिन क्योंकि मंगोल्स ट्रेडर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने उइघर कबीले के मुस्लिम और हिंदू लोगों को भेज दिया था। खारवाज़्म के एक शहर ओटार के गवर्नर ने उन आदमियों को बंदी बना लिया। उन्होंने उनके सामानों को चुरा लिया और उन सभी व्यापारियों को मार डाला। चंगेज़ खान ने सुल्तान से मांग की कि उस गवर्नर को सज़ा दी जाए, लेकिन सुल्तान ने इनकार कर दिया, जिससे खान को बहुत गुस्सा आया। इस बेइज्जती की वजह से उन्होंने खारवाज़्म देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 1219 में चंगेज़ खान की आर्मी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने लगी। उनकी एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री तुरंत शहरों पर कब्जा कर रही थी। मंगोल्स द्वारा खारवाज़्म पर किए गए हमले में किसी भी दूसरे हमले के मुकाबले ज़्यादा तबाही हुई थी। अरब के नागरिक पढ़े लिखे थे और उनका आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी एडवांस था, लेकिन मंगोल्स ने इन सभी चीज़ों को मिट्टी में मिला दिया था। चंगेज़ खान का खारवाज़्म के लोगों के साथ बर्ताव उनके क्लास पर डिपेंड करता था। अमीर और पावरफुल लोगों की उनके पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि आगे वो कभी विरोध न कर सके। लेकिन बदला लेने के आखिरी दांव में चंगेज़ खान ने सुल्तान की मां को बंदी बना लिया। उन्हें मंगोलिया में गुलाम बनकर रहने के लिए भेज दिया गया। आम जनता को गुलाम बना दिया गया था या युद्ध के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें गड्ढे खोदने पड़ते थे और इंसानी कवच के जैसे बनकर रहना पड़ता था। जो लोग इन कामों के लिए फिट नहीं होते थे, उन्हें मार दिया जाता था। हालांकि मंगोल्स प्रोफेशनल लोगों की बहुत कद्र करते थे। डॉक्टर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स और व्यापारियों की बहुत कद्र की जाती थी। मंगोल्स शिकारी थे, तो उन्हें ये पता नहीं था कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हर तरह के कारीगरों को अपना लिया था। इसमें कारपेंटर, जूलर, म्यूजिशियन और बावर्ची शामिल थे। खारवाज़्म पर हमला करने के दौरान मंगोलों ने इन्फॉर्मेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आर्ट को मास्टर कर लिया था। वो चंगेज़ खान की शक्ति के किस्से सुनाने के लिए दूर दूर तक दूतों को भेजा करते थे। उस समय के हिस्टोरियंस का मानना था कि चंगेज़ खान से जीता नहीं जा सकता था। वो मंगोल्स को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक बताते थे। हालांकि मंगोल्स अपने दुश्मन शहरों के साथ बर्ताव करने के तरीके में बहुत रिलैक्स रहते थे। कई दुश्मन साम्राज्य अपने दुश्मनों में डर पैदा करने के लिए टॉर्चर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। सुल्तान के बेटे जलाल अल दिन के साथ हुए 1228 के युद्ध के एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। उसने 400 मंगोल कैदियों को घोड़ों में बांध दिया था और उन्हें पूरे शहर में घसीट कर ले गए थे। जो उसमें बच गए थे, उन सभी को मनोरंजन के लिए कुत्तों को खिला दिया गया था। मंगोल्स द्वारा पब्लिक में दी जाने वाली सज़ा सिर्फ यही थी कि वो बड़े ऑफिशियल्स को पब्लिक में फांसी देते थे। असल में जिन शहरों पर कब्जा किया जाता था, वहाँ के लोग उनके साथ होने वाले बर्ताव से अक्सर कन्फ्यूज्ड हो जाया करते थे। जो डरावने किस्से उन्होंने मंगोल्स के बारे में सुने थे, वो उन किस्सों से बिल्कुल अलग होते थे। कुछ शहर के लोग इसे कमजोरी की निशानी समझ लेते थे और चंगेज़ खान के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। लेकिन इन क्रांतियों से अक्सर शहर बर्बाद हो जाते थे, जैसा निशापुर के साथ हुआ था। एक विद्रोह में चंगेज़ खान के दामाद को तीर लग गया था। अप्रैल 2021 में मंगोलों ने उस शहर से अपना बदला लिया। लेजेंड्स कहते हैं कि निशापुर के सभी लोगों और जानवरों को मार डाला गया था। मंगोल्स ने 1222 में सेंट्रल एशिया पर हमला करना बंद कर दिया था। उन्होंने मुल्तान पर कब्जा कर लिया था, जो मॉडर्न पाकिस्तान का दिल माना जाता है। चंगेज़ खान और भी आगे जाना चाहते थे और भारत पर जीत हासिल करना चाहते थे, लेकिन मंगोलों के लिए मौसम एक बड़ी समस्या बन गया था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक गर्म और ह्यूमिड इलाका है। ये मंगोल के ड्राई होमलैंड से बहुत अलग है। चंगेज़ खान के कई योद्धा बीमार हो गए थे। नमी से भरी हवा मंगोल तीरंदाजों की ताकत पर असर करने लगी थी। इसलिए मंगोलों ने अफगानिस्तान लौटने का फैसला किया। वहां से चंगेज़ खान अपने घर वापस मंगोलिया चले गए। उन्हें मंगोल की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी चुनने में दिक्कत हो रही थी। उनके दोनों बड़े बेटे जोची और चगताई के बीच बहुत दुश्मनी थी। इन दिक्कतों को संभालते हुए चंगेज़ खान को 1226 में मजबूरन युद्ध के लिए जाना पड़ा। उनकी सेना चाइना के तांगुट कबीले के खिलाफ लड़ रही थी। चंगेज़ खान को युद्ध में ज्यादा चोट नहीं लगी थी। तांगुट युद्ध के दौरान जंगली घोड़ों का शिकार करते वक्त वो अपने घोड़े से गिर गए थे। अब 60 साल के हो चुके चंगेज़ खान कभी इस चोट से उबर नहीं पाए थे। उन्हें बार बार बुखार हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने घर लौटने से इनकार कर दिया था। वो आगे रहकर तांगुट अभियान को लीड करते रहे। आखिर में जीत से 6 महीने पहले चंगेज़ खान की मौत हो गई। देयर गोल्डन लाइट की मौत के बाद मंगोल पहले से ज्यादा शांतिप्रिय देश बन गया था। अब वो सैनिकों के बजाय फॉरेन जगहों पर स्कॉलर्स और एम्बेसडर्स को भेजते थे।
मंगोल्स अभी भी पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इस बार उनके टूल ट्रेड और डिप्लोमेसी थे, न कि युद्ध। कुबलाई खान के शासन के दौरान ये बदलाव हुआ था। वो चंगेज खान के पोते थे। 13वीं सेंचुरी के बाद से मंगोल्स पूरे एशिया के ट्रेड रूट को मेंटेन कर रहे थे। उन्होंने हर 30 मील पर शेल्टर बनाए थे, जिसमें खाने का स्टॉक रखा जाता था। मंगोल्स ने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए दुनिया का पहला पासपोर्ट इंट्रोड्यूस किया। पाइज़ा एक टैबलेट होता था जिसे ट्रैवलर अपने गले में पहन सकता था। पाइज़ा किस मेटल का इस्तेमाल करके बना है और उसके ऊपर बना हुआ सिंबल उसे पहनने वाले के इम्पोर्टेंस को बताता था। कुछ पाइज़ा से सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन की गारंटी मिलती थी। कुबलाई खान ने मैप डेवलप करके ट्रैवल करना और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था। हर एक जीते हुए शहर में मंगोल ऑफिसर मैप ढूंढा करते थे। डिटेल में गाइड बनाने के लिए उन्होंने चाइनीज़, अरब और ग्रीक टेक्निक्स को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया था। मंगोल कार्टोग्राफर्स ग्लोब बनाते थे, जिसमें वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि पैसिफिक आइलैंड को भी दिखाते थे। चाइनीज़ कॉलोनी को मंगोल ट्रेड नेटवर्क से सबसे ज़्यादा फायदा होता था। चंगेज़ खान के हमलों ने इराक और पर्शिया में मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि चाइनीज़ सामान पूरे दुनिया के मार्केट में आने लगे थे। मंगोल्स ने चाइनीज़ वर्कशॉप्स को ट्रेडिशनल चाइनीज़ क्राफ्ट से आगे बढ़ा दिया था। बेबी जीसस और मैरी की नक्काशीदार मूर्तियां यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते थे। मंगोल्स को ये भी एहसास हो गया था कि उन्होंने जितने भी सामान देखे थे उन सब की डिमांड थी। जो चीज़ एक देश के लिए नॉर्मल थी वो दूसरे देश में एक्साइटिंग और एक्जॉटिक हो सकती थी। पेपर से लेकर जहर से लेकर पिस्ता तक सब चीज़ों को मार्केट में बेचा जा सकता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था फैब्रिक इंडस्ट्री। सेंटीन के कपड़ों को अपना नाम मंगोल के पोर्ट ज़ैतून से मिला था। बारीक पैटर्न वाले डामस्क सिल्क की शुरुआत डमास्कस से हुई थी, जो आज के सीरिया में है। मलमल का कोमल कपड़ा इराक के मोसुल शहर से आता था। ये सभी फैब्रिक यानी कपड़े यूरोप में बहुत पॉपुलर हो गए थे। मंगोल एम्पायर अपनी नई संपत्ति को बांटने के तरीके में कुछ यूनिक था। आम एम्पायर अपनी संपत्ति को कैपिटल शहर में रखते थे। रोम और बेबीलोन के एग्जाम्पल को देखें, लेकिन मंगोल्स के पास ऐसा कोई एरिया नहीं था जिसमें ज़्यादा संपत्ति दी गई थी। उनके पूरे साम्राज्य में लोग और सामान बंटे हुए थे। इस तरह मंगोल एम्पायर ने पूरी दुनिया में कई कल्चर को फैलने में मदद की। मंगोल सम्राट अरब डॉक्टर को चाइना लेकर आते थे और चाइनीज़ दवाइयों को मिडल ईस्ट भेजते थे। मुस्लिम अच्छे सर्जन थे, लेकिन चाइनीज़ लोगों को दवाइयों के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी। हर कल्चर की ताकत को एक साथ मिलाकर मंगोल्स ने एक बैलेंस्ड मेडिकल सिस्टम बना दिया था। जितना ज़्यादा ट्रेड और ट्रैवल होता था, मंगोल्स के पास प्रोसेस करने के लिए उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी। वो स्ट्रिक्ट बजट और एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड रखने पर भरोसा करते थे। मंगोल्स अपने एम्पायर में मौजूद इंसानों, जानवरों और बिल्डिंग्स की भी गिनती करके रखते थे। चाइनीज़ और यूरोपियन मैथमेटिक्स ऐसे कामों को हैंडल करने के लिए बहुत बेसिक थे। इसलिए मंगोल इंडियन और अरब मैथमेटिशियंस के एडवांस नॉलेज का इस्तेमाल करते थे। जब ख्वारिज़्म पर हमला किया गया था, तब वो मैथमेटिकल नॉलेज का सेंटर था। एल्गोरिदम शब्द को अल ख्वारिज़्म से ही लिया गया है। मंगोल्स ने कभी यूरोप पर हमला नहीं किया था, इसलिए उन्हें मौत और तबाही की कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी। हालांकि यूरोपियंस को मंगोल एम्पायर के सारे फायदे मिलते थे। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज से उन्हें नई नॉलेज, नए म्यूजिक, नए खाने और नए फैब्रिक्स मिलते थे। 13वीं सेंचुरी तक कई यूरोपियन ट्रेड इंसानों और जानवरों के लेबर पर निर्भर थे। मंगोल्स ने एशियन की माइनिंग, मिलिंग और मेटल वर्किंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। यूरोपियंस ने मंगोल से ही हवा और पानी के पावर को इस्तेमाल करना सीखा था। उनका कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी थी। मंगोल लोगों के ज़िंदगी के तरीके की वजह से भी यूरोप में सोशल और कल्चरल बदलाव आए थे। चंगेज़ खान को उन कबीलों में एकता लानी थी जो कई अलग अलग धर्मों को फॉलो करते थे। इसलिए मंगोल ही वो पहला एम्पायर था जिसमें पूरी तरह से धार्मिक आज़ादी दी गई थी। इसने और इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स जैसे आइडिया यूरोप में पॉपुलर हो गए थे। कंक्लूजन: सबसे पहले आपने चंगेज़ खान की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जाना। यंग तेमुजिन कमज़ोर बोरिजिन कबीले के एक शिकारी के बेटे थे। जब उनके पिता की मौत हुई, तब तेमुजिन के परिवार को अकेला छोड़ दिया गया था। अपने बड़े भाई बेक्टर की हत्या करने के लिए उन्हें जेल में भी रखा गया। जब तेमुजिन बड़े हो गए, तब उन्होंने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ओंग खान के कबीले को ज्वाइन कर लिया। दूसरा, आपने ये जाना कि कैसे चंगेज़ खान ने मंगोल के कबीलों को एकीकृत किया। ओंग खान के लिए काम करते वक्त उन्होंने जर्किन, टाइचियोड और तातारों पर जीत हासिल की थी। जब ओंग खान ने तेमुजिन की हत्या करने की कोशिश की, तब तेमुजिन ने उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। ओंग खान की हार के बाद
उन्होंने चंगेज़ खान का टाइटल अपनाया। हारे हुए राज्यों के लोगों को वो एक कॉमन ग्रेट लॉ के अंदर लेकर आ गए थे। तीसरा, आपने ये जाना कि कैसे चंगेज़ खान ने ईस्ट में चाइनीज़ देशों को जीता। उइगुर और तांगुट से लड़कर मंगोल्स ने शहरों को जीतने के बारे में सीखा था। जोंगडू को जीतने से उन्हें चाइनीज़ ट्रेड और सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल मिल गया था। चौथा, आपने चंगेज़ खान के मिडिल ईस्ट पर हमले करने के बारे में जाना। मंगोल्स बस एक ट्रेड ट्रीटी करना चाहते थे, लेकिन सुल्तान के किए गए अपमान से चंगेज़ खान युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मंगोल्स ने अरब देशों को आसानी से हरा दिया था, हालांकि मौसम की वजह से वो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ नहीं बढ़ पाए थे। पांचवा, आपने ये जाना कि यूरोप और बाकी की दुनिया पर मंगोल एम्पायर का क्या प्रभाव पड़ा था। उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए एक ग्लोबल मार्केट बना दिया था। इससे अलग अलग कल्चर और नॉलेज सभी सिविलाइजेशंस में शेयर होने लगे थे। यूरोपियंस को ईस्टर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी की नॉलेज होने लगी थी। मंगोल लोगों की जिंदगी के तरीके की वजह से भी यूरोप में सोशल और कल्चरल बदलाव आए थे। चंगेज़ खान को उन कबीलों में एकता लानी थी जो कई अलग अलग धर्मों को फॉलो करते थे। इसलिए मंगोल ही वो पहला एम्पायर था जिसमें पूरी तरह से धार्मिक आज़ादी दी गई थी। इसने और इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स जैसे आइडिया यूरोप में पॉपुलर हो गए थे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।